हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने एक धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाली सीरीज के साथ, जिसका आप सभी बच्चों से मैंने वादा करा था कि मैं लेकर आऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने अभी लास्ट सेशन लिया था फिजिक्स अंतिम स्ट्रेटेजी वाला, तो उसमें इतने ढेर सारे बच्चों के कमेंट आए तो देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ कि हाँ यार, काफी बच्चे ऐसे हैं जो काफी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और अपने स्कोर फिजिक्स में 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। मतलब लगभग मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे सीरियस हैं, लेकिन आज 300 बच्चों की तो मैंने कमेंट देखी कि 300 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम 80 प्लस मार्क्स तो लेकर आएंगे ही आएंगे। तो यार, अगर वो 300 बच्चे भी हैं तो मैं उन 300 बच्चों के लिए यहां पर लेकर आ चुका हूं तुम्हारा सेशन कि अगर तुम ध्यान से इन सारे के सारे क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सेशन लगाते हो और सीरियसली लगाते हो, तो ये बंदा तुम्हारे लिए हर तरीके से तैयार है। और जो हमने सपना और जो वादा जो तुम लोगों ने करा है कि 80 प्लस लेकर आएंगे, तो उस वादे को पूरा करने के लिए ये बंदा दिलो जान से ऊपर से नीचे तक हर तरीके से, हर एफर्ट से तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा इस पूरी की पूरी तुम्हारी जेडब्ल्यू मेंस के जर्नी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज आज से। और ये कोई नॉर्मल पीवाईक्यू सीरीज नहीं है बच्चों, ये वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा ये सेशन पूरा का पूरा लगा ले, एक एक क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व करवा रहा हूं, उन बातों को ध्यान से समझ ले, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि ऑप्टिक्स का तुम्हारे एग्जाम में आए और तुम सॉल्व ना कर पाओ। ये किन किन बच्चों के लिए सेशन है? तो भाई ये हर एक बच्चे के लिए सेशन है जो ड्रॉपर है और अपना जेडब्ल्यू मेंस का 2026 में एग्जाम देने वाला है। उस बच्चे के लिए जो अभी 12th क्लास में है, जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देने वाला है। उस बच्चे के लिए सेशन है जिसने ऑलरेडी मेरे गदर के सेशन लगा लिए हैं। ऑप्टिक्स में ऑलरेडी गदर में पढ़ा चुका हूं, तो भी तुमको यार ये सेशन लगाना है, ताकि वहां पर जब तुमने चीजों को पॉइंट टू पॉइंट, टाइप वाइज हर चीजों को अच्छे से पढ़ा था, तो अब उसको तुम चेक कर पाओ। एज अ टेस्ट की तरह भी तुम इस सेशन को दे सकते हो कि तुमको कितनी बातें समझ में आई और कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो मेरे साथ साथ। तो तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? तो आज का ये मेरा पहला सेशन है और आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं, तो फटाफट कर दो सारे के सारे बच्चे इस सेशन को लाइक, थम्स अप फटाफट सारे बच्चे दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम इस चैनल पर नए हो। और दूसरे, वापस मैं तुम लोगों के वो जुनून देखना चाहूंगा जिस जोश और जुनून के साथ तुम लोगों ने बोला था ना कि सर हम 80 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज तुम्हारा उस जर्नी का पहला सेशन मैं लेकर आ रहा हूं, पीवाईक्यू वाला। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें अपना वादा याद है, 80 प्लस पार करना है। समझ रहे हो? तो सारे के सारे बच्चे एक बार लिख लो, इस बार फिजिक्स में 80 पार। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि उस सेशन में मैंने तुमको मोटिवेट कर दिया और मोटिवेशन में आके तुमने वादा कर लिया कि 80 प्लस लेकर आएंगे, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज लेकर आ गया हूं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बस एक दो सेशन ही तुम देखोगे और तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या फायदा, मैं तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे लिए गदर सेशन लेकर आ रहा हूं, है ना, साथ में वन शॉट मेरे सारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ मैं तुमको पीवाईक्यू भी करा रहा हूं। तो एटलीस्ट ये बंदा इतना तो डिमांड करता है कि जिन बच्चों को ये पढ़ाने आया है वो सीरियस भी है या नहीं है। तो एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूंगा कि जितने बच्चों ने वहां पर कमेंट करा था यहां सर पीवाईक्यू सीरीज लेकर आओ, जितने बच्चों ने वादा करा था कि हम 80 प्लस लेकर आएंगे, तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेशन शुरू होने से पहले लिख दो, ताकि तुम ये सेशन पूरा लगा पाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारा गोल याद रहे कि इस बार फिजिक्स में 80 पार। लिखो सारे बच्चे। फिर आओ यार, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का ये सेशन अगर 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, ये अगर तुमने लगा लिया तो पता है तुम कितने मार्क्स स्कोर कर लोगे। आज का सेशन लगा के तुम जेडब्ल्यू मेंस में फिजिक्स के पेपर में 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे मैं बोल पा रहा हूं? देखो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि भाई 2023 में टोटल 51 क्वेश्चन आए फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स मिला के। अच्छा, तो ये इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो टोटल यार 20 शिफ्ट होती हैं अप्रैल और जैन अटेम्प्ट को मिला के। तो वहां से भी अगर हम देखें तो 51 क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों के पेपर में देखने को मिले। 2024 में लगभग 2 क्वेश्चन हर एक बच्चे के पेपर में देखने को मिले। और यहां पर जो एवरेज निकल कर आ रहा है, तो हर एक बच्चे के पेपर के अंदर 3-3 क्वेश्चन रखे हुए थे।
और कुछ शिफ्ट में तो भैया 4-4 भी क्वेश्चन रखे हुए थे, 3 तो रे ऑप्टिक्स से ही थे। तो आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा एनटीए इस चैप्टर को प्रमोट कर रहा है। एक वो भी जमाना था भाई ऑप्टिक्स से एक ही क्वेश्चन आया करता था, रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर को बच्चे को छोड़ के जाते थे क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता था। कौन 4 नंबर के लिए इतने मेहनत करे। लेकिन अब आप देखो ये मॉडर्न फिजिक्स की बराबरी कर रहा है। मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर को मिला के 4 चैप्टर को मिला के बनता है ना। ये अकेला ही चैप्टर, अकेली ही ऑप्टिक्स की यूनिट मॉडर्न फिजिक्स को टक्कर दे रही है। तो क्यों तुमको इसको अच्छे से नहीं करके जाना चाहिए। तो आओ यार शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन से। देखो भाई पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये चैप्टर पढ़े हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, है ना, अगर ये चैप्टर के फॉर्मूले तुम भूल चुके हो तो माइट बी पॉसिबल कि शुरू के 10 क्वेश्चन को करने में तुमको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आए, काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें रिपीट होती जाएंगी, चीजें तुमको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सेशन लगा रहे हो तो 1 2 3 4 क्वेश्चन लगाने के लिए मत लगाना, लगाओ तो पूरे का पूरे 30 क्वेश्चन लगाना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाए। एक एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है पुराने 5-6 साल के, मैंने देखा है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो 2022 में भी आया और 2025 में भी आया, 2023 में भी आया, तो वो क्वेश्चन उठा के मैंने डाला। ऐसे चुन चुन के मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये कोई नॉर्मल पीवाईक्यू बच्चे नहीं है। मैं बता रहा हूं इस सेशन से बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं तुम्हारे पेपर के अंदर रखा हुआ जो इस टाइप के क्वेश्चन की तरह तुमको ना दिखे। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सारे हमारे रैंडम टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और सॉल्व कराता जाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर तुम वाकई में सीरियस हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जिन भी बच्चों ने गदर सेशन लगा लिया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा जिन भी बच्चों ने मेरा ऑप्टिक्स का गदर सेशन लगाया है, अच्छे से अगर लगाया है, तो आप सभी बच्चों का मैं टेस्ट भी लेना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आप जरा कॉपी पेन लेकर तो बैठे ही रहे होगे, तो लिखते हुए भी चलना कि इन 30 क्वेश्चन में से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो तुम खुद से बना पाए, मेरे बिना किसी हेल्प के तो तुम वो कर लेते। तो उस पर टिक लगाते हुए चलना और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन तुमने खुद से कितने बनाए। ओके, ये मैं डेटा जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि मैं यार तुम लोगों के लिए बड़ा ही सीरियस हूं और तुम लोग सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हूं, है ना। तो ये स्कोर मैं जानना चाहता हूं उन सभी बच्चों को, उन सभी प्यारे बच्चों का जो मुझे शुरू से लेके अब तक फॉलो कर रहे हैं, है ना, सारे सेशन को। फिलहाल यहां पर क्या है, पहला ही सवाल लेंस मेकर फॉर्मूला। ये वो सवाल है जो पुराने 5-6 सालों में कोई ऐसा साल नहीं गया कि इस टाइप का क्वेश्चन ना आया हो। और इसके मैं तुमको डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं। यहां पर क्या बोला गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उसकी फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर आ रही है एयर में 24 सेंटीमीटर आ रही है। अब अगर इसी को उठा के तुमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो फोकल लेंथ क्या आएगी ये बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात, घबराना नहीं है। पहली बात तो तुम्हें 1 फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और साथ में 1/r1 - 1/r2। अगर जैसे कि कोई भी लेंस होता है ना तो उसकी 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इधर वाली r1 और इधर वाली r2। तो वो हम यहां पर पुट करते हैं साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल ये आता है। लेकिन अगर एयर की बात है तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और अगर मीडियम की बात है तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो यहां पर आप रखोगे। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताई। वो ट्रिक क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि मीडियम में जो फोकल लेंथ आ रही है डिवाइडेड बाय एयर में जो फोकल लेंथ आ रही है, उसका फॉर्मूला होता है μl - 1 μl - μs इंटू μs। अगर आप इसको याद कर लो, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और आप आराम से 30 सेकंड सेव कर लोगे ये डायरेक्ट लगा के। अब देखो मीडियम की फोकल लेंथ चाहिए, एयर की फोकल लेंथ दे रखी है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या फिर मैं बोलूं तो 3/2, तो 3/2 - 1, नीचे अगेन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो 3/2 - 1.33 का मतलब होता है 4/3 इनटू यहां पर अगेन 4/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 3/2 में से 1 गया तो ऊपर बच रहा है 1/2, और यहां पर एलसीएम अगर मैं लूंगा
तो ये बचेगा 9 माइनस 8 मतलब 1/6, तो ये आ रहा है 1/6 इंटू 4/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से 4 आ रहा है, मतलब एफ एम बाई एफ ए, मीडियम में फोकल लेंथ और एयर में फोकल लेंथ का रेशो आ रहा है 4:1। कई बार रेशो पूछ लेते हैं, इस बार वैल्यू पूछ ली, तो एफ एम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एयर की फोकल लेंथ, तो 4 इंटू एयर में फोकल लेंथ कितनी थी, 24 थी, तो 24 से मल्टीप्लाई कराया, तो यू विल गेट आंसर 96 सेंटीमीटर। क्या तुम ये सॉल्व कर पाए? हर एक क्वेश्चन जैसे ही तुमको स्लाइड दिखे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। खाली देखने से, मैं बता रहा हूं, आप सैकड़ों क्वेश्चन कर ले पीवाईक्यूज वाले, आपका इंप्रूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा जितना इन सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन से हो जाएगा। अगर बस आप कैसे करते हो, जब मैंने स्लाइड दिखाई आपने वीडियो को पॉज करा, वीडियो को पॉज करने के बाद जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो ट्राई करके देखो, सही करो या गलत करो लेकिन करो। सही करे तो बहुत बढ़िया बात, चंगा है ना, और अगर नहीं सही से कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर तुम मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी अप्रोच क्या थी और मेरी अप्रोच क्या थी, तुम क्या गलती कर रहे हो और सर ने किस तरीके से करा कि उनका आंसर सही आया। ऐसे तुम सीखोगे एक एक क्वेश्चन, समझ रहे हो? इस तरीके से करना है तुमको। ये वो 30 क्वेश्चन है जो हर एक क्वेश्चन हकदार है तुम्हारे पेपर में आने का, कोई भी आ सकता है इन सब में से। ठीक है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस तुम लोगों को और मोटिवेट करने के लिए यार तुम लोगों के लिए एक लाइन है ना, क्योंकि मैंने जब देखा कि यार इतने ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम 80+ लेके आएंगे फिजिक्स के अंदर, तो कई बार ऐसा होता है कि हम वादा तो कर लेते हैं, हिम्मत तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे जर्नी चलती है, चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ना, तो हम थकने लगते हैं, हम हारने लगते हैं। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को ये बोलूंगा कि बस तुमको चलते रहना है, तुमको टिके रहना है। देखो दिन कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, हर इंसान के साथ होता है ना। अगर आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है तो भाई घबराना तुमको चाहिए, क्योंकि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो बुरा भी आता है, तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है तो भी तुमको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो अच्छा भी जरूर आता है। तो अभी आप लोग सोच रहे हो यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरा हो भी पाएगा सिलेक्शन या नहीं, मेरे इतनी 99 परसेंटाइल तो छोड़ो, शायद 95 परसेंटाइल भी आ पाएगी या नहीं, अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, बस हिम्मत तुमको रखनी है। वो कहते हैं ना, अरे शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, अरे ये अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो तुम्हारा अच्छा वक्त मेरे प्यारे बच्चों आने वाला है, क्योंकि तुम सब वो बच्चे हो जो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो, और जो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होता है ना, तो वो बहुत आगे जाता है, ऊपर वाला उसका बहुत साथ देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही, बिल्कुल सही बात है। वैसे सॉल्यूशन इसमें भी इन्होंने दे रखा है, लेकिन देखो इन्होंने लंबे वाले तरीके से करा है, हमने छोटे वाले तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अब यहां पर हमारा क्रिटिकल एंगल की बातें आ गई है ना। स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलूंगा मैं। ऐसा बहुत कम ही होगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तुमको 5 बार कराऊं उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन आ सकते हैं 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स के मिला के जो आ सकते हैं, रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे मैं तुमको करा रहा हूं। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की कहानी है, तो हमें मालूम होना चाहिए क्रिटिकल एंगल में क्या होता है। जब लाइट की रे हमारी ये डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे ऐसे गई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हुई उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा है ना। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, साइन आईसी का फॉर्मूला होता है म्यू आर बाय म्यू डी, मतलब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और डेंसर के नीचे। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यार क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, मतलब मुझे आईसी की वैल्यू दे रखी है। आईसी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 45 डिग्री दे रखी है। कोई बात नहीं, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, साइन 45 लिख दिया, सही बात है। अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम दे रखी है, तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या दे रखी है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी ये बतानी है। तो जिसको ये मालूम ही नहीं होगा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वी होता है, या फिर मतलब जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड है उसी मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कहने वाली बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो वो
उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये म्यू आर बाय म्यू डी है, या फिर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ऊपर आ जाएगा और वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब डेंसर मीडियम की वेलोसिटी चाहिए, मतलब वीडी मुझे चाहिए, और रेयरर मीडियम की वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸, वो मैंने नीचे रखा। तो यहां से देखो वीडी कितना आएगा, वीडी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, और साइन 45 होता है 1/√2। लो भैया, 3 को जब √2 से हमने डिवाइड कराया, मतलब 3 को 1.4 से जब हमने डिवाइड कराया, तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको बढ़िया से, मैं आगे चलूंगा। आ रहा है, मजा आ रहा है? बस ऐसे ही चलते जाएंगे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। अब क्या मिला है? चलते चलते हमें लेंस मिला है। आपको बताऊं, ये सेम क्वेश्चन जो 2022 में आप देख रहे हो, ये सेम क्वेश्चन 2025 में आया है, एग्जैक्टली सेम। बस इस क्वेश्चन में पावर पूछी गई थी, उस क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछी गई है। मैंने करा है गदर वाले सेशन में, तो मैं इसलिए 2025 का क्वेश्चन नहीं लाया, मैं 2022 का लेकर आया। सोचो मुझे कितने क्वेश्चन खंगालने पड़े होंगे। 62 क्वेश्चन मैंने 2025 के देखे, है ना। 40 क्वेश्चन मैंने 2024 के देखे, 50 क्वेश्चन मैंने 2023 के देखे, ऐसे 22 के देखे, 21 के देखे, 20 के देखे। सोच रहे हो 250-300 सवालों में से 30 सवाल तुम्हारे लिए निकालना कितनी मेहनत का काम होगा। फिलहाल अब यहां पर क्या है, आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं मालूम, कि अगर ये हमारा लेंस होता है और इस लेंस की अगर फोकल लेंथ एफ होती है, तो अगर आप इसको बीच में से कट कर दो, तो इतना ये जो पार्ट आएगा इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है। लेंस को जब कट कर देते तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ऐसे कट किया होता, अगर ऐसे कट किया होता, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ सेम रहती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो हमारा लेंस है, मान लेते हैं कि इसकी फोकल लेंथ एफ है। सुनना ध्यान से, फोकल लेंथ एफ है और पावर इसकी पी है। तो जब इसको अगर मैंने ऐसे कट करा, तो मुझे ये बात मालूम है कि ये जो L1 वाला, ये L1 है, क्या है, L3 है, ये L1 है शायद, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो फिलहाल ये मुझे बात मालूम है कि L1 की फोकल लेंथ स्टिल एफ ही रही होगी, क्योंकि ऐसे कट करने पर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, ऐसे जब मैंने कट करा तो फोकल लेंथ मैंने बताया कि डबल हो गई, तो L2 की फोकल लेंथ 2f हो गई होगी और L3 की भी फोकल लेंथ 2f हो गई होगी। और हमें ये बात मालूम है कि पावर और फोकल लेंथ तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होते हैं। तो अगर फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर आधी हो गई। इसका मतलब यह है कि इस वाले लेंस की पावर अगर p थी, तो इस वाले लेंस की पावर p/2, इसकी पावर p/2 और इसकी p ही रहेगी। मतलब मुझे बात चमकी कि L2 की पावर क्या p/2 है, सही बात है। क्या L3 की पावर p/2 है, सही बात है। क्या यहां पर पावर ऑफ L1, क्या L1 यहां पर L1 लिखा होगा, शायद छुप गया है, क्या L1 की पावर p है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत बात कौन सी है, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, भावनाओं में बह के एकदम समझ मार्क कर देना, तीनों सही है। L1 की पावर p/2 बोल रहे हैं, तो पहली वाली बात गलत है, तो एक्चुअल में मुझसे गलत वाली बात पूछी गई थी। सो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, मतलब हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा था, समझे। हमसे कौन सा वाला पूछा था, हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा था, तो ए हो जाएगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लो 2025 का सवाल, अब ये मैं तुमको नहीं कराऊंगा, इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि अगर ये पूरे का पूरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, इसमें से इतना पार्ट जो मैंने कट करके निकाला उसको लेंस L1 बोल रहे हैं, और इतना पार्ट जो मैंने ऐसे कट करा उसको लेंस L3 बोल रहे हैं। तो L1 और L3 की फोकल लेंथ का रेशियो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ये सारे बच्चों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। अभी ये टाइम स्टैम्प लिखो और इस टाइम स्टैम्प पर लिख के मुझे बताओ कि L1 और L3 की फोकल लेंथ का क्या रेशियो आएगा। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, यहां पर मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है आप में से मतलब 80% बच्चों को इसका जवाब मालूम होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लिखें। क्यों, ताकि मुझे पता तो चले कि इस वीडियो पर व्यूज कितने आ रहे हैं, उनमें से पढ़ने वाले वाकई में बच्चे कितने हैं, है ना। 1000 बच्चे के व्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है उसमें पढ़ने वाले सीरियस बच्चे होते हैं 70-80 ही।
तो मैं ये एक्चुअल में देखना चाहता हूं कि वो कितने बच्चे हैं जिन बच्चों को 80 पार मुझे कराने हैं, रियल नंबर मुझे पता चलेगा। तो आप जरा बताना कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क में, बाकी सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब पड़ा हुआ है, तुमको पीडीएफ मिल भी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला क्या जा रहा है भाई, अब यहां पर हमारे पास दो लेंस है, L1 एंड L2, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, और पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 15 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, देख के काबिल बच्चा देख के आंसर दे देगा। बस मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिना पेन उठाए आंसर करेंगे। देखो, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर, इसकी 15 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ये बात मालूम है नहीं थी तो मैं बता देता हूं कि अगर हमारी लाइट की रेस पैरेलल आ रही है, इसका मतलब इंफिनिटी से आती है, और जब भी लाइट की रेस हमारे इंफिनिटी से आए तो इमेज बनती है फोकस पे, इमेज बनती है फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, क्या अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो कहां पर, ऑब्जेक्ट अगर कहां पे रखा हुआ हो, फोकस पे रखा हुआ हो, तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, मतलब रेस पैरेलल जाती हैं। तो यहां पर आप समझो कि रेस जो आ रही हैं, रेस जो आ रही हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो इमेज जो बनी होगी वो फोकस पे बनी होगी। इमेज अगर फोकस पे बनी है, ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, बताओ अब तो आंसर आ गया होगा तुम्हारा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही तो होगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 10 है। फिर मुझसे कहा जा रहा है कि अब ये वाला जो लेंस है उसकी वजह से रेस पैरेलल गई, मतलब इन्फिनिटी पे जा रही है इमेज। तो इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इसका फोकस कितना है 15, तो ये 15 पर होगा, मतलब ये 15 सेंटीमीटर। तो L1 और L2 के बीच में कितना गैप हो गया, अरे 10 प्लस 15 25 सेंटीमीटर। क्या लल्लू क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फिगर को देख के हमने सॉल्व कर लिया। देखो जरा इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते चलो भाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो उसमें क्या बोला गया, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, लाओ ये थोड़ा सा मैं करा देता हूं। इसमें क्या है, ये हमारा एंगल, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, समझाता हूं क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कह रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन देखो क्या है, अगर एक हमारी ऐसे कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज ऐसे जाएंगे और यहां पर कहीं जाएगी, इमेज बनेगी फिलहाल। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इस कर्व्ड सरफेस से वो u, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है इस कर्व्ड पार्ट की वो होती है r। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास दो सरफेस है ना, मतलब दो मीडियम है, एक 1.3 और एक 1.4 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और 1.4 दे रखा है, तो मतलब मेरे लिए मैंने माना कि μ1 जो है वो 1.3 है और μ2 जो है वो 1.4 है। और आगे क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस ए, मतलब ये दो रीजन है ना, ये ए वाला मीडियम, ये हमारा ए वाला मीडियम और ये बी वाला मीडियम। तो ए वाले मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, मतलब यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 13, लेकिन मैं इसको देखो 13 नहीं लिखूंगा, मैं इसको -13 लिखूंगा, साइन कन्वेंशन। लेफ्ट में नेगेटिव का साइन, राइट में पॉजिटिव का साइन, ये तो हमें मालूम ही है। अच्छा, फिलहाल इतना कर लिया। आपको मैग्निफिकेशन भी दे रखा है, जो इमेज बनी होगी उसका मैग्निफिकेशन भी दे रखा है -2। आपको फिलहाल बताना ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, मतलब ये r क्या होगा, ये r बताना है। तो सबसे पहली बात देखो हम इसको कैसे करेंगे, μ2 कितना है 1.4, तो 1.4 बाय v माइनस μ1 कितना है 1.3, तो 1.3 बाय 13, 13 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ रहे। और μ2 माइनस μ1, तो 1.4 में से 1.3 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 बाय r। देखते रहना ध्यान से, ये जब मैंने इसको कट करा तो नीचे 10 आ गया, तो 1.4 बाय v आ रहा है
और ये मैंने उड़ाया तो नीचे यहाँ पर भी 10 आ गया, तो 1/10r माइनस 1/10, या फिर अगर मैं एलसीएम लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर। समझ रहे हो? तो यहां से v अपॉन 1.4 क्या आ गया, तो वो आ रहा है 10r अपॉन 1 माइनस आर। अब जरा समझना इसके आगे की कहानी। हमें क्या निकालना था, हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे तो माइनस वी बाई यू होता है ये, लेकिन ये फॉर्मूला लगता है जब लेंस हो। ये लेंस दिख रहा है क्या तुम्हें भाई? ये तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगता है माइनस का v बाय म्यू टू डिवाइडेड बाय u बाय म्यू वन। मतलब कुछ नहीं, v और u को उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना होता है। तो ये हमारा -2 के बराबर आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस का, देखो v बाय म्यू टू मतलब v बाय 1.4, तो v बाय 1.4 कितना है, वो है भाई 10r अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय u बाय मतलब u बाय म्यू वन। तो u कितना है माइनस का 13 और म्यू वन है 1.3। ये वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ रही है। अब आप ध्यान से देखना, ये माइनस से माइनस कटा और ये 10r अपॉन 1 माइनस आर तो है, ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1.3 बाय 13 विच इज इक्वल्स टू -2। यहां सब मैं सॉल्व करता हूं। अब ये तो सिंपल आगे मैथ्स है यार खाली। तो ये 10r अपॉन 1 माइनस आर और ये 1.3 से उड़ाऊंगा तो ये नीचे 10 ही बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -2। ये 10 से 10 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कराई तो r आ रहा है माइनस का 2 प्लस का 2r। या फिर अगर हम इसको, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, -2 आया था। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ये माइनस का 2 प्लस का r हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 2 प्लस का r हो जाएगा। मैं क्या कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या बच्चों? कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने। ये r अपॉन 1 माइनस आर, r अपॉन 1 माइनस आर -2 के बराबर आ रहा है, तो r हो जाएगा -2 प्लस 2r। लेकिन ये तो गलत आंसर आ रहा है हमारा यहाँ से, कहीं कुछ साइन कन्वेंशन में दिक्कत करी है मैंने। एक बार चेक कर लेते हैं। 10r अपॉन 1 माइनस आर, ये ऊपर सब सही चल रहा था हमारा। एक सेकेंड, मैंने कॉमन लिया 10r एलसीएम लिया तो 1 माइनस आर बिल्कुल सही है। तो 10r अपॉन 1 माइनस आर को मैंने डिवाइड करा -13 बाय 1.3। क्या हो गया मुझे, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? माइनस से माइनस भी उड़ गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v बाई यू होता है ना? सॉरी, माइनस का v बाई कब होता है? वो तो माइनस का v बाई यू तो तब होता है जब मिरर हो यार। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया था। यहाँ पर ये माइनस से माइनस जो कटा है ना, वो एक्चुअल में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कटा होगा, तो अब ये प्लस का हो चुका होगा। सॉरी सॉरी, माय बैड यार, ध्यान दीजिएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस v बाई यू तो मिरर में लगाते हो ना। सॉरी यार, ये मेरी गलती हो गई, जल्दी जल्दी में मैंने मिस्टेक कर दी, तो तुम लोग ध्यान दीजिएगा जरा इसका ना। तो ये r हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो ये 2 - 2r हो जाएगा, तो -2r इधर आएगा तो ये 3r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो r की वैल्यू 2/3 आएगी। देखो यार, पहली बात तो कैलकुलेशन कौन कराता है? मैं तो तुमको कैलकुलेशन करा रहा हूँ, जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फिलहाल कैलकुलेशन में इसलिए कराता हूँ बच्चों को, ताकि जिसको नहीं आती तो वो खुद से कर ही लेगा, मतलब सॉरी, जिसको आती है वो तो खुद से कर ही लेगा, जिसको नहीं आती वो फंस जाता है। क्योंकि देखो, ज्यादातर यूट्यूब पर जो भी पढ़ाता है वो ये बता देगा तुमको, है ना, वो तुमको ये बता देगा और कह देगा कि भाई ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना, ये करना, वो करना, आ जाएगा। मैं तो तुमको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम कैलकुलेशन में, जैसे देखो मैं गलती कर रहा हूँ, तुम ऐसी गलती ना करो। और इतने ज्यादा फोकस के साथ रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने पड़ते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर बच्चे के नेगेटिव में जाते हैं तो वो रे ऑप्टिक्स है, पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो ध्यान से करने की जरूरत है। ओके, और तो सर आप ही ने गलती कर दी, तो भाई अब मैं तुमको बताऊं, एक्चुअल में अभी 11:54 हो रहे हैं, दिख रहा है तुमको? अभी रात के
12 बजे मैं तुम्हारा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम तक ये पहुंच पाए, तो तुम तक किसी और टाइम में पहुंचेगा, लेकिन ये बंदा रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और जब ये रिकॉर्डिंग उसकी पूरी होगी लगभग 1 बज चुका होगा, 1 तो बज ही चुका होगा। तो भाई इतनी कैलकुलेशन तो चलती है। पूरा सुबह से पढ़ा रहा हूँ और रात के 1 बजे तक मैं तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम तक पहुंच पाए। तो तुम लोग भी देखो भाई ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तो सीरियसली तुम भी पढ़ाई करना। अब देखो आगे क्या है, एक और हमारा लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। एक प्लेन और, लेकिन ये दूसरे टाइप से आया 2025 का सवाल। एक प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा, तो प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है R1, है ना, 2 सेंटीमीटर। और जो प्लेन वाली साइड होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसकी तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। फ्लैट सरफेस जो होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इनफाइनाइट लेते हैं। R1 हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और F1 फोकल लेंथ आ रही है एयर के अंदर, तो इसमें वो ट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगेगा। तो 1 बाय फोकल लेंथ इन ईयर, जब फिर 1 बाय F1 बोले तो। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अगेन म्यू -1 है ना, तो 1.5 -1, 1 बाय R1 -1 बाय R2। तो R1 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 -1 बाय इंफिनिटी। अब यार 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि अब कोई हम दूसरा लेंस लेकर आए जिसमें हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड की 3 सेंटीमीटर है वो भी प्लेनो वाली। तो और उसको हमने डाला भी एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। तो अब अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता था भाई, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, -1, 1 बाय R1 -1 बाय R2, तो 1 बाय R1 हो जाएगा 3, और R2 तो अगेन इंफिनिटी है, तो 1 बाय इंफिनिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां से अगर आप देखो तो ये सॉल्व करके 1/4 आ रहा है, और ये 1/F2 जो है ये सॉल्व करके कितना बैठेगा, 1.2 माइनस हो जाएगा, तो ये 0.3 बाय 1.2, तो ये हो जाएगा 1/4। हाँ, तो ये 1/12 आ रहा है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे F1 और F2 का रेशो चाहिए था। तो F1 और F2 का जब रेशो चाहिए, तो F1 और F2 को अगर निकालना है तो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। ये सिंपली देख लो, अरे F1 की वैल्यू 4 आ रही है और F2 की वैल्यू क्या आ रही है, F2 की वैल्यू 12 आ रही है, तो 4 3 12, तो रेशियो 1:3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको जरा अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट शाउट हो तो पूछ लो। आया? हाँ जी, चेक तो कर लें एक बार। बिल्कुल सही, चेक करने की जरूरत नहीं है, मास्टर ने करा है तो सही होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ओहो इतना लंबा चौड़ा करा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अलग अलग लेंस दे रखे हैं। एक है यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस, फिर है एक ये कॉनकेव लेंस, फिर अगेन है यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है। और जो पहला वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की फोकल लेंथ है कॉनकेव वाले की, तो वो है -10 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले की फोकल लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है। और यहां पर इन दोनों लेंस के बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों लेंस के बीच में जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर का है। ध्यान से देखना, वो कितने का है, वो 10 सेंटीमीटर का है। और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको ये बताना है कि भाई सबकी वजह से बताओ फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। शुरू हो जाओ। तो पहले इसमें लगेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फिर यहां से v का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है uf अपॉन u प्लस f। यहाँ इसको उधर लेके जाओगे, एलसीएम एलसीएम लेके ये बनता है। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u मुझे दे रखी है, पहले वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, तो माइनस का 30 हो गया, है ना। और पहले वाले केस में फोकल लेंथ मेरी कितनी है, वो प्लस का 10 हो जाएगी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज निकाल लूंगा कहां पर बनेगी, पहले वाले केस की। तो uf अपॉन u प्लस एफ लगा रहा हूं, तो u -30 f10 और -30 प्लस 10 ऐसे होगा। तो ये माइनस का 300 बाय -20 सही जा रहे हैं,
माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, तो ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। मतलब इस पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई होगी वो राइट में बनाई है क्योंकि पॉजिटिव में आया, और 15 सेंटीमीटर दूर बनाई है। तो इसके 15 सेंटीमीटर दूर जाने का मतलब समझते हो क्या हो गया? 5 ये है, 10 ये है, तो मतलब इसकी वजह से इमेज यहां पर बनी। ये ऑब्जेक्ट है तो पहली इमेज I1 जो है वो मेरी कहां पर बनी? वो बनी मेरी लेंस पर, तीसरे वाले। अब देखो इसका आगे सॉल्व ही नहीं करना, कॉमन सेंस से कराऊंगा। अब ये I1 जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे वाले लेंस के लिए। अरे इससे भी तो कराओगे ना पहले रिफ्रैक्शन, ये डायरेक्ट वहीं चले जाओगे। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? इस वाले लेंस के लिए, और इस वाले लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की अगेन फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर आ जाए तो इमेज कहां पर बनती थी? इन्फिनिटी पर बनती थी। तो अब ये जो कॉनकेव लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये इमेज कहां पर लेके जाएगा? इसकी इन्फिनिटी पर लेके जाएगा। इन्फिनिटी पर लेके जाने का मतलब पैरेलल लेके जाएगा। तो अब ये तीसरे वाले लेंस पर जो हमारी रेज आ रही हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो इन्फिनिटी पर बन गई ना, तो अब तीसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। अब उस इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनानी है इस तीसरे लेंस से। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनती है। तो ये इमेज कहां पर बनाएगा? ये अपने फोकस पे बनाएगा। इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां पर ऐसे करके रेज बनाएगा 30 सेंटीमीटर पर। तो फाइनल इमेज कहां पर मिली? तीसरे वाले लेंस के राइट में मिली, एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2024 का सवाल। ये बहुत लंबा था, 3 बार लेंस फॉर्मूला लगना है। मैंने सिर्फ एक ही बार लगाया, बाकी कॉमन सेंस से कराया। क्या तुम ये समझ पाए? अगर तुम इस तरीके से समझ पा रहे हो तो तुम्हारी एनालिटिकल प्रैक्टिकल रीजनिंग वाली जो थिंकिंग है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। और अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे, अगर तुम वो ये रट्टू तोते हो कि सर फॉर्मूला लगा के बता दो ना सर, तो भाई वो आप लगा लेना, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन जो सवाल 1 मिनट में हो गया उसको करने में तुमको 3 मिनट लग जाएंगे, तो 2 मिनट तुमने खराब कर दिया अपने एग्जामिनेशन हॉल में। 2 मिनट खराब करने का मतलब उन 2 मिनट में तुम 2 सवाल कर सकते थे, तो तुम्हारे 8 नंबर का नुकसान हो गया। इसलिए मैं तुमको ये फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीवाईक्यू तो आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते थे। ये सेशन से तुमको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यहां पर अब आप देखो, ये प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक फॉर्मूला होता है, एक कंडीशन होती है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। उसमें क्या होता है, एक प्रिज्म हमारा सीधा होता है, मतलब एक प्रिज्म हमारा सीधा होता है तो एक प्रिज्म हम उसमें उल्टा करके लगाते हैं। तो फिलहाल डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की कंडीशन आती है, पहले वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू पहले वाले प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होता है दूसरे वाले प्रिज्म का μ2 -1 और इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन दूसरे प्रिज्म के एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो एक का मैंने दूसरे के बराबर कर दिया तो नेट डेविएशन 0 हो जाता है। फिलहाल पहले वाले प्रिज्म का हमें μ1 दे रखा है 1.54, तो 1.54 -1 और एंगल दे रखा है 4 डिग्री। कैसे पता चला कि सर ये थिन प्रिज्म है? भाई लिखा हुआ भी है और इतना छोटा एंगल थिन प्रिज्म का ही होगा। बाकी μ2 -1 तो ये हो जाएगा 1.72 -1 और A2 कितना? A2 तो निकालना है आपको, बस कर दो सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72। ये हमारा A2 आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 9 8 इज 72, 9 6 इज 54, तो यहां से A2 आ रहा है 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 2 8 है ना, 1 2 3 6, देख लीजिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले चलो भाई साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखो क्या बोला गया, द इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस जिनको आपस में जोड़ जोड़ के बनाया गया है इस 25 डायोप्टर। 5 कॉन्वेक्स लेंस को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद जो उनकी टोटल पावर आई वो 25 डायोप्टर है।
जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि अगर ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। और सॉरी, फोकल लेंथ का उल्टा होता है पावर, तो हमारी कंबाइंड पावर का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल P1 प्लस P2। अब ये ऐसे ऐसे कितने हैं, 5 हैं, तो जो हमारी टोटल पावर आ रही है वो कंबाइंड पावर जो आ रही है वो 5 टाइम्स ऑफ किसी एक लेंस की पावर के बराबर आ रही है। तो कंबाइंड पावर है 25, वो आ रही है किसी एक लेंस की पावर के 5 गुना। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे एक लेंस की पावर 5 डायोप्टर है। मैंने बिल्कुल तरीके से तुमको बताया, वरना तो सिंपल भी था कि 5 लेंस की पावर 25 है, तो एक की कितनी होगी, 5। बहुत सिंपल सी बात, पावर आ गई। फोकल लेंथ जो होती है वो पावर का उल्टा होती है, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन 1/5 तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1/5 मीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो ये 100/5 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर अगर हम बोले तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, लिखते हुए चल रहे हो, चेक करते हुए चल रहे हो, 10 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे बन पाए हैं? हाँ जी, लास्ट में स्कोर चाहिए मुझे। अब तक मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कराए, कितने तुमसे बन पाए? और इन 10 क्वेश्चन को करने में जितना ज्यादा तुम्हारे एफर्ट लगे हैं, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन अब थोड़े इजी लगेंगे, क्योंकि अब जो दिमाग पे धूल चढ़ी हुई थी ना फॉर्मूले के ऊपर, वो थोड़ी सी हट गई होगी, चीजें रिकॉल कर पा रहे होगे जो मैंने पहले पढ़ाई है आपको, है ना। सो अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं 2022 में आया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2025 में रखा हुआ है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, कोई ऑप्शन चेंज नहीं करा, और रिपीट हुआ है तो 26 में भी हो सकता है। अब कौन सा वाला होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, होंगे इन्हीं में से ही। ये है बस कहानी। क्या बोला गया भाई? बोला यह जा रहा है कि हमारा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कॉट a/2, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो देखो, प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, ठीक है, साइन a/2। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कॉट a/2, और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन कहते हैं, तो म्यू की जगह पर मैं लिख सकता हूं कॉस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, और यहां पर अगेन ये साइन a प्लस डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो यार साइन a/2 से साइन a/2 तो कट गया, और कॉस को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो यहां पर मैंने लिखा साइन, मतलब कॉस को साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं ना, तो साइन π/2 माइनस a/2 विल बी इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल बाय 2। समझ रहे हो? तो साइन से साइन भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से ये पाई माइनस a/2 है ना, दोनों के नीचे 2 है, और उधर a प्लस डेल बाय 2 आ रहा है, 2 से 2 भी गया, तो ये पाई माइनस a आ रहा है, a प्लस डेल, a भी उधर भेज दूंगा तो डेल आ रहा है पाई माइनस 2a। समझे? तो ये हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। और एक बात यार आप सभी बच्चों से मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि ये PYQ सेशन है, तो ये मैं सोच के करवा रहा हूँ कि भाई तुमने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, मेरे गदर सेशन लगा रखे होंगे, तो वैसे अगर तुम उस कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो तुमसे ये मेरा सवाल है ही नहीं फिर, मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। लेकिन एक बार फिर भी मुझे बता देना सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि ओवरऑल सेशन में, जैसे मैंने अभी 11 सवाल कराए, तो स्पीड मेरी ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, ज़्यादा स्लो तो नहीं है ना, और एक्सप्लेनेशन अप टू द मार्क है या नहीं, मुझे बता देना, क्योंकि देखो ये चीज़ मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो ये जो जितनी देर में मैंने तुमको 11 सवाल कराए हैं, इतनी देर में मैं तुमको 20 सवाल भी करा चुका होता। ठीक है, मेरे लिए क्या है, मैं तो 30 के 30 सवाल 30 मिनट में कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ, है ना, तो इसलिए टाइम ज़्यादा भी लगेगा।
तो बता देना कि भाई ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, सेशन अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है। मतलब आप लोगों का एक जनरल फीडबैक मैं जानना चाहूंगा, ताकि नेक्स्ट जब मैं पीवाईक्यू का सेशन लेकर आऊं तो उन बातों को मैं थोड़ा सा दिमाग में रख पाऊं। ठीक है, तो जो भी जनरल फीडबैक हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दीजिएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर अगेन क्रिटिकल एंगल के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओ पॉइंट पर अगर रखा हुआ कोई कॉइन है, कोई कॉइन कहां रखा हुआ है, मान लो इस ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इस ओ पॉइंट पर रखे हुए कॉइन को आप ई पॉइंट से देखना चाह रहे हो, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें बात मालूम है कि रेज जो है वो यहां से ऐसे निकलेंगी, यहां पर अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली जाएगी, और अगर ऐसे चली गई तो ई पॉइंट से आप इस कॉइन को देख सकते हो। मतलब ये बात क्लियर हुई कि ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल हमारा आईसी के बराबर होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। अब ये एंगल अगर हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो यहां पर भी आप देखो ये आईसी है, तो ये भी तो हमारा क्रिटिकल एंगल ही हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। तो बस यहां पर मैंने ट्राइंगल बनाया जिसमें ये हमारे लिए आईसी है, और ये देखो ये तो रेडियस होगी ना, स्फीयर की रेडियस, और ये भी रेडियस ही है स्फीयर की रेडियस। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री। नहीं है बस समझ में, ये 90 है, ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल 45 के। या टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस दोनों बराबर है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, मतलब थीटा 45 होगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मेरे लिए क्रिटिकल एंगल मुझे पता चला कि 45 डिग्री है। और साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1/μ, क्योंकि बाहर ऊपर तो एयर है ना, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 हो गया, लिक्विड का म्यू है। तो यहां पर साइन 45 1/μ आ रहा है, और साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 1/μ आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे भाई साहब म्यू की वैल्यू √2 आ जाएगी मास्टर जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर लो, बात को समझ लो। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अगेन देखो ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, वो इसका तो सॉल्यूशन नहीं देख गया तुम्हें, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। वैसे ये बात मैं अभी अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर ये हमारा दो मीडियम है M1 और M2, है ना, ये मीडियम हमारा M1, ये मीडियम हमारा M2, और इनमें जो लाइट की स्पीड है, इनकी में जो लाइट की स्पीड है, एक में इतनी है और दूसरे में इतनी है, क्रिटिकल एंगल बता दो। क्या बता दो भाई, क्रिटिकल एंगल बता दो। तो बता देंगे, क्रिटिकल एंगल की कहानी क्या है, रेज ऐसे जाती हैं, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये फिर ऐसे चली जाती है, यही होता है ना। ये फिर मैं सिंपल सी बात, वही बात आपको बताऊं, मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, रेयर और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और डेंसर का नीचे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे नहीं रखा। तो वेलोसिटी भी तो मैंने बताई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऊपर और रेयर और मीडियम में वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखो तो साइन आईसी कितना आ रहा है, अब डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, तभी तो आप उसको डेंसर कहते हो। तो डेंसर मीडियम की वेलोसिटी कौन सी है भाई, 1.5 वाली है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 डेंसर मीडियम में वेलोसिटी, और रेयर मीडियम में कितनी आ रही है, 2 इंटू 10 की पावर 8। ये तो कटा, ये 3/2 हो जाएगा, तो साइन आईसी की वैल्यू या फिर साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 3/4। 1.5 को 3/2 लिख दिया ना, ये 3/4 आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि यहां पर कहीं पर भी आईसी साइन इनवर्स 3/4 कहीं नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अगर आप मैं ट्रायंगल बना दूं ऐसे करके, तो ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा आ रहा है 3/4, मतलब परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस आ रही है 4। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस कितनी आएगी, अरे हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो,
16 माइनस 9 होता है 7, तो बेस आ रही है √7। अब देखो अगर मैंने यहां पर इसको tan थीटा लिखा होता, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, बेस नीचे आ जाएगा, तो खत्म कहानी। तो थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स 3/√7, मतलब ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई एक बार इसको अच्छे तरीके से बढ़िया से दिमाग में बिठा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले चले मेरे प्यारो, आओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर बात हो रही है हमारे प्रिज्म की। अगेन प्रिज्म की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं, तो मैं बता देता हूं पहले ही आपको कि प्रिज्म में क्या होता है कि अगर हमारा मिनिमम डेविएशन वाला केस होता है, तो ये जो लाइट की रे आई, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होता है, तो अंदर एंटर करते ही ये बेस के पैरेलल हो जाती है ना। और फिर जब वो बाहर निकलती है तो एंगल हमारा I2 है, तो I1 जो है I2 के बराबर होता है फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है। और सेम इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये R1 है और ये R2 है, तो R1 R2 भी बराबर होते हैं, और R1 और R2 का सम A के बराबर होता है। क्योंकि R1 R2 बराबर है तो ये 2R A के बराबर हो जाएगा, तो R A/2 हो जाएगा। सही है। बस तो पहले ही आपको उसमें क्या बोला जा रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस। तो क्या रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ए वाली बात सही है। दूसरी वाली बात क्या कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हमारा प्रिज्म का एंगल होगा उतना छोटा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला मैंने पीछे भी अभी आपको बताया, साइन ए प्लस डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2 है। तो अगर मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट रहता है, तो अगर ए बढ़ाया तो मतलब मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया, तो डिनोमिनेटर बढ़ाया तो न्यूमिनेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर बढ़ाने के लिए ए तो बढ़ ही रहा है, साथ में डेल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि ए बढ़ाने पर तो डेल बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। मतलब हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते ज्यादा अच्छे तरीके से। तो बी वाली बात गलत हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, बिल्कुल I1 I2 के बराबर है क्या। और देखो उसका ग्राफ भी आता है ना, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये देखा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। मतलब हमें दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है। तो हम यहीं पर ये बात बोली जा रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाए? बिल्कुल। बस लेकिन एक ही पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। तो यहीं पे ये बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन। तो डी वाली बात बिल्कुल सही है। और क्या कहा जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो प्रिज्म एंगल का डबल हो जाएगा। अरे डबल कहां, आधा हो जाएगा, डबल कैसे हो गया? तो ई वाली बात गलत हो गई। तो ए सी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए सी डी वाली बातें करेक्ट है। एक बार अच्छे से देख लो, इस सिर्फ क्वेश्चन की हेल्प से तुमको मैंने प्रिज्म ही पूरा पढ़ा दिया। अच्छे से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले चलो यार, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। चलो ये ट्राई करो आप लोग, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। खुद से ट्राई करो एक बार। मिरर के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। हम्म कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है रे डायग्राम बनाओ। कॉनकेव मिरर है तो बना लिया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस, मैग्निफिकेशन आप देख रहे हो -3 है, मतलब माइनस में है, मतलब इमेज जो बन रही होगी वो उल्टी बन रही होगी। उल्टी मतलब इन्वर्टेड, और इमेज इन्वर्टेड बनती तब है जब वो रियल होती है।
तो यहां पर अगर मैंने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बन रही है उल्टी, तो कहीं ना कहीं अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज रियल बन रही है, तो रियल तो सेम साइड में बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी, तभी वो रियल मानी जाती है मिरर में। तो इमेज हमारी यहाँ कहीं बन रही होगी और बड़ी साइज की बन रही होगी। जब ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो इमेज दूर जाती जाती है और बड़ी होती जाती है। तो ये वाला केस है। तो अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो u है, और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो v है। तो आप ध्यान से देखो, अगर तो v में से मैंने u माइनस करा, v में से अगर मैंने u माइनस करा, तो वो 20 सेंटीमीटर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ये है असली कहानी। तो अगर ये डायग्राम नहीं बना हुआ होता तो तुम्हें कैसे पता होता कि v और u प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि दोनों सेम साइड में है, इसलिए इन दोनों के बीच का गैप, ये मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो v में से u माइनस करूंगा ना। यहां पर अभी कोई साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना, कभी तुम साइन कन्वेंशन यूज करने लगे ना, अभी नहीं करना। और देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v बाई यू होता है, देखो मिरर में होता है माइनस v बाई यू, मैंने वहां लगा दिया था फिलहाल, और वो मुझे दे रखा है -3, तो माइनस से माइनस कटा तो v आ रहा है 3u। ये यहां पर पुट करेंगे तो ये 3u माइनस u आ रहा है 20, तो यहां से u आ रहा है 10, यहां से u आ रहा है 10, और इसमें पुट करूंगा तो यहां से v आ रहा है 30। ये हमने जनरली सारी बातें सॉल्व कर दी। अब साइन कन्वेंशन लगाओ। अब क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है यहां से एक्चुअल में। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो u मेरे लिए -10 होगा, और इमेज भी लेफ्ट में है तो v भी मेरे लिए माइनस का 30 होगा। लगा दूं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से सॉल्व करके, अच्छा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि 1/f ही निकालना है, तो 1/f आ जाएगा, माइनस का 1/10 माइनस का 1/30। तो ये सॉल्व करके आ रहा है एलसीएम 30 माइनस का 4। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? फोकल लेंथ आ गई माइनस का 30/4। आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, तो 2 इंटू माइनस का 30/4 करेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? माइनस का 15। और माइनस का साइन इस बात का सबूत है कि भाई हमने आंसर सही निकाला है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ही तो होते हैं। देख लीजिए अच्छे से जरा समझना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं हर साल। 24 में भी आया था, ध्यान से देख लो, 26 में भी आ सकता है। आई बात समझ में? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर, भाई ये हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे करके दिखाएंगे, या मैं ही कराऊं। देखो यहां पर एक हमारा कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, मतलब कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हो गई -20। ये है सवाल। तो एक बार जो हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक बार ऑब्जेक्ट रखा हमने माइनस का 15 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ आपको लेनी है कितनी? फोकल लेंथ आपको लेनी है माइनस का 20 सेंटीमीटर। लाओ चलो ये मैं ही करा देता हूँ, होमवर्क में नहीं दे रहा। अगेन मेरा फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से अगर डायरेक्ट तुमको v निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला बनता है uf अपॉन u माइनस एफ, uf अपॉन u माइनस एफ। तो यहां से अगर मैं v निकालूं तो uf, तो uf अपॉन u माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से सॉल्व करके ये बैठ रहा है कितना, प्लस का कितना बैठ रहा है? 60 बैठ रहा है क्या? 5 है, 5 3 था, हाँ ये प्लस का 60 सेंटीमीटर आ रहा है। तो पहले वाले केस में जो मेरी इमेज बन रही है वो प्लस का 60 सेंटीमीटर मतलब राइट में बन रही होगी ये। ओके, सिमिलरली दूसरे केस में आपसे बोला गया कि अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर। अब अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है तो सेम कहानी, बस u की जगह पर -25 रख के दोबारा से v निकालो। और अब अगर पॉजिटिव आया तो उधर ही साइड है, नेगेटिव आया तो लेफ्ट साइड में है। तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है। चलो इतना अब आप लोग करिएगा, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आपको बताना है। तो ये आप लोग करना, कर पाओगे? मैं देखो कराना चाहूँ तो करा दूं इतनी देर में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम खुद से ट्राई करो। v इस फॉर्मूले से निकालना है, दोबारा निकालना है, u -25 रखना,
और अगर आंसर पॉजिटिव आए तो मतलब राइट में है, तो उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए तो माइनस करोगे, और अगर लेफ्ट में आए मतलब नेगेटिव में अगर आए तो फिर उन दोनों का अगर बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप उनको ऐड करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 16, ये टाइम इस टाइम लिखकर बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखता हूं यहां तक कितने बच्चे पहुंच पाए। ये टाइम इस टाइम जितने बच्चों का आएगा मुझे पता चलेगा कि तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 15 भी क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। मैं सही में बता रहा हूं, मैं तो चेक करूंगा। और अगर मुझे लगा कि भाई बच्चों को इतनी ज्यादा जरूरत शायद है नहीं इन पीवाईक्यूज की, तो मैं बेवजह ही अगर करा रहा हूं तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि गदर में अच्छे से करा ही रहा हूँ, बाकी सारी चीजें भी चली रही हैं, ये तुम लोगों के एक्स्ट्रा डिमांड के लिए मैं लेकर आया हूँ, तो पता चल जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हारे आंसर नहीं आए, इस पर कमेंट नहीं आए, अगला सेशन भूल जाना भाई, पीवाईक्यू का मैथ लेकर नहीं आऊंगा। रात तुम सोच रहे हो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल बच्चों, रात को 1-1 बजे जाग के मैं तुम्हारे लिए पीवाईक्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है कि जेडबल मेंस का एग्जाम मेरा भी है तुम्हारे साथ साथ। तुम रातों को जाग जाग के पढ़ रहे हो तो मैं रातों को जाग जाग के पढ़ा रहा हूँ। बताओ क्या फायदा हुआ इतना पढ़ाई लिखाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ये मैं पूरा होमवर्क में दे सकता हूं, बता देता हूं फिर भी। मिरर फॉर्मूला जो है यूज करा है, और वो मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है 1/4, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो पहली बात तो ये मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज बनी होगी वर्चुअल, और इमेज वर्चुअल और छोटी बनी है क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक लौता केस है कॉन्वेक्स मिरर में, ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 है। तो इस बार देखो ये अगर u है और ये अगर v है, तो इस बार u और v ऐड करके 40 आएगा, इस बार प्लस करना है। अभी कराया था लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो कराया था सेम ये तो था। तो और यहां से देखो m का फॉर्मूला -v/u होता है, तो यहां से हो जाएगा u जो है वो -4v आ रहा है, u क्या आ रहा है -4v। लेकिन यहाँ पर हमने जो लिखा है ना एक्चुअल में, ये u और v साइन कन्वेंशन का यूज कौन सा करा है अभी हमने, तो ये एक्चुअल में इन दोनों के मॉड हैं। u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड सम करके 40 आ रहा है, तो u की जगह पर -4u रखूंगा, लेकिन वो मतलब u की जगह पर -4v रखूंगा, लेकिन वो 1 प्लस का 4v जाएगा, तो 4v प्लस v 40 है, तो 5v 40 मतलब v आया होगा 8, सही कह रहा हूं। और v अगर 8 आया तो u आ जाएगा हमारा माइनस का 32, 8 4 32। अब बता दो फोकल लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, मतलब 1/8 माइनस 1/32। अब तो तुम लोग कर ही लोगे, अब बता देना, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, सॉल्व करके एफ निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, पूरा ही करा दिया मैंने, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई एपरेंट डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम रेयर मीडियम में है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, तो उस डेंसर मीडियम में रखे हुए जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो एक्चुअल में वो जितनी गहराई पर होता है हमें उससे थोड़ी कम गहराई पर दिखता है, इसी को हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय म्यू। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है जिसमें यहां पर कहीं पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को आपने इधर वाली साइड से देखा, इधर वाली साइड से देखा, तो आपको एपरेंट डिस्टेंस दिखा 12 का, मतलब आपको ये जो डिस्टेंस दिखा एपरेंट डिस्टेंस इधर साइड से, वो आपको दिखा 12 का। और जब आपने दूसरी साइड से देखा तो दूसरी साइड से आपको ये एपरेंट डिस्टेंस दिखा, उधर वाली साइड से जब आपने देखा तो 4 सेंटीमीटर का। और बोला ये जा रहा है कि एक्चुअल में इस पूरे के पूरे ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो है 24 सेंटीमीटर। तो बता दो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या इस आइस स्लैब का, आइस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा।
आइस क्यूब है वैसे तो मुझे 12 का तो दिख रहा है ना, एक्चुअल में 12 का कौन सा होगा, तो ये रियल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ का, तो रियल डिस्टेंस होता है देखो एपरेंट डेप्थ इनटू म्यू, तो रियल डिस्टेंस आएगा वो 12 इंटू म्यू इधर वाले पोर्शन का, और इधर वाले पोर्शन का भी जो रियल आएगा वो आएगा 4 इंटू म्यू, और एक्चुअल में जो रियल डिस्टेंस है वो 24 दे रखा है, तो दोनों को प्लस करके 24 के बराबर करा, कहानी खत्म हो गई। कितना लल्लू क्वेश्चन बन गया ये। तो ये 16 म्यू जो है वो 24 आ रहा है, एंड 6 4 द 6 से नहीं जाएगा, सॉरी 4 6 द 4 4 द, तो म्यू आ रहा है 3/2 आ रहा है क्या, हाँ 12 2 द 24, नहीं नहीं 12 से भी नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, अच्छा 8 3 एंड 8 2 सही है, 3/2 आ रहा है बच्चों। तो ये एक्चुअल में आइस क्यूब नहीं, ये ग्लास स्लैब ही है, तुक्के में मैं सही भूल गया, क्योंकि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। देखिए इसको जरा अच्छे तरीके से, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, 2023 में आया था और 2026 में शायद ये रिपीट हो सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लो जरा। ओके चले अगले सवाल की तरफ, आओ चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्स एन इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स है तो प्लस की हो गई। इमेज जो उसने बनाई वो बनाई उसने अपने आधे साइज की, तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u भी होता है या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो क्या बोला जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो आधी साइज की है, तो कहीं ना कहीं ये मुझसे कहना चाह रहे हैं कि -v/u जो है वो 1/2 आ रहा है रेशो, क्योंकि हाइट की इमेज आधी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल यार, कर लोगे ना अभी या नहीं कर पाओगे। यहां से अगर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो u आ रहा है -2v, u आ रहा है -2v, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना 1/f, तो 1/v एज इट इज लिखा, और ये हो जाएगा माइनस का, u की वैल्यू -2v है ना, तो माइनस का 2v इज इक्वल्स टू 1/15, एलसीएम लिया तो 2v आया, तो ये 2 - 1 हो गया 1/15, तो v की वैल्यू आ रही है 15/2। ठीक है, और उसको अगर मैं इसमें रख देता हूं तो -2 इंटू 15/2, तो ये आ रही है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो साइन कन्वेंशन कितना जरूरी है, प्लस का 15 भी तो आ सकता था, जल्दबाजी में अगर तुम करते तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन आंसर माइनस का 15 है। और होना भी चाहिए, तब तो कॉमन सेंस भी काम करो जरा, कि कॉन्वेक्स मिरर या कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा लेफ्ट में ही होता है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो यू तो नेगेटिव में रखोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये तो बात तय ही थी कि डी तो हो ही नहीं सकता था और सी तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पॉजिटिव में कैसे आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राइट में कैसे चला गया, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होता है। ये है कहानी भाई, सो चेक कर लेते हैं, एंड अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब जो यहां से हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो लगभग आप देखो मैंने वेटेज भी उसी तरीके से रखी है जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर मैंने 19 क्वेश्चन आपको वो कराए हैं जो रे ऑप्टिक्स से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, तो देखो मैंने इससे ज्यादा कराए हैं। अब हम वेव ऑप्टिक्स पे आते हैं, और वेव ऑप्टिक्स के 11 क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, और ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इनसे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन और खुद से ट्राई करिए, क्या दे रखा है। तो यहां पर आपको देखो दो इक्वेशन दे रखी है ना, और सिंपल सी बात बोली जा रही है कि भाई पहला देखो, एक इक्वेशन है E1 जो है वो E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। तो दोनों का मतलब किसी भी वेव की इक्वेशन का फॉर्मूला ऐसा होता है A साइन ओमेगा टी, तो अगर वहां से मैं कंपेयर करूं तो एम्पलीट्यूड तो दोनों का बराबर ही है, मतलब A1 और A2 दोनों ही इक्वेशन में हमारा एम्पलीट्यूड E0 आ रहा है,
और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इसमें एंगल है ओमेगा टी और इसमें एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो फेज डिफरेंस जो कि फाई होगा वो पाई बाय 3 होगा। पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, अगर इन दोनों वेव्स को हमने आपस में सुपर इम्पोज कराया तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो फॉर्मूला मैं आप सभी बच्चों को दे रहा हूं, है ना। सॉल्व करके मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे खुद ही दोबारा खुद से निकालें। फॉर्मूला होता है सिंपल, जैसे कि वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हो वही है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव। चलिए पुट करिए और बताइए एबीसीडी में से क्या आंसर आ रहा है। फटाफट जरा, मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं उसमें। करिए। हम्म आया, देखो a1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ई नॉट स्क्वायर हो गया ना। ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट अगेन ई नॉट स्क्वायर और cos 60 तो 1/2 होता है, तो 2 से 2 कटा, तो सब ऐड करके ये 3 ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर हम बोले तो √3 ई नॉट, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हमारा आंसर ए आ रहा है। क्या यही आया था आपका? हाँ जी, चले। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैक्सिमा, इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा, कोई सा ऐसा साल नहीं गया जहां पर वे ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन ना आया हो। पुराने 5-6 सालों में कोई सा ऐसा साल नहीं गया, फॉर श्योर रखा हुआ है तो तुम्हारे पेपर में, देख लो। हमारे पास दो लाइट हैं जिनकी इंटेंसिटी दे रखी है किस रेशो में, I1:I2 का रेशो दे रखा है 1:9। आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो ही हर साल पूछ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब इसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही मिनिमम का होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। लगा लो और फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहा है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, सॉल्व आप लोग कर लो। आया, देखो भाई ये 1 हो जाएगा और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर नीचे, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। 4:1 आ रहा है मेरा तो फिलहाल। आपका भी यही आया है, देख लो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत ही बढ़िया। चलते जाएंगे, अगला सवाल। YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर तो क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या बोला गया कि भाई एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला एपरेटस है पूरा का पूरा, और उसको उठा के आपने एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। इट हैज स्लिट सेपरेशन। देखो ये YDSE में ये दो स्लिट्स होते हैं, ये स्क्रीन होती है, तो दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो 1.5 mm दे रखा है। और वेवलेंथ जो आपने लाइट जो यूज करी उसकी वेवलेंथ है 690 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप दे रखा है 0.72 मीटर, मतलब कैपिटल डी जो है वो 0.72 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं भाई मीटर है। आपको क्या बतानी है, फ्रिंज विद बतानी है। तो देखो जनरली तो फ्रिंज विद का फॉर्मूला हमारा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, लेकिन ये बात है एयर की। मीडियम में हमारी वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाती है, तो मीडियम में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू स्मॉल डी हो जाएगा। अब इसके आगे की कहानी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर क्या रहा है, ये मैं नहीं कराऊंगा, है ना। सिंपल, अब बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना रह गया। वैल्यू पुट करो, ये 690 इंटू 10 की पावर -9 होगा। कैपिटल डी 0.72 है और म्यू 1.44 है और स्मॉल डी 1.5 मिलीमीटर है।
तो 10 की पावर -3 कर दिया। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन से बात मैच कर रही है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अच्छे से इसको एक बार देख लो, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, देख के चुटकी में से देख के करने वाला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे स्लिट के बीच का गैप होता है वो 0.2 है, मतलब आपको स्मॉल डी दे दिया। कहा जा रहा है कि अगर स्मॉल डी 0.2 mm से बढ़ा के 0.4 mm कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ में कितना परसेंट चेंज आएगा, बताओ जरा। बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो स्लिट के बीच के जो डिस्टेंस होता है स्मॉल डी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने यार डिस्टेंस यहां पर डबल कर दिया तो फ्रिंज विड्थ आधी नहीं हो जानी चाहिए। आधी होने का मतलब कितना परसेंट हो गई, 50% हो गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो, बस दिमाग में होने वाला क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं रखा था इसमें, इसी साल आया है भाई 2025 में, देख लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी मैं तुमको ट्रिक से करा दूंगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वाईडीएसई में कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यूज करी तो उसके फ्रिंजेस आई, और मैंने कोई दूसरी वेवलेंथ यूज करी उसके फ्रिंजेस आई। तो अगर दोनों ही यूज करी होती तो कहां स्क्रीन पर ऐसा होगा, कहां ऐसा होगा स्क्रीन पर कि दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए। मतलब जब स्क्रीन पर वो फ्रिंजेस आती है ना, धारी धारी आती है, तो अब अगर मैंने 480 नैनोमीटर वाली लाइट यूज करी तो वो पैटर्न कुछ और रहा होगा, और जब मैंने 600 नैनोमीटर वाली लाइट यूज करी तो पैटर्न कुछ और रहा होगा। लेकिन कोई तो ऐसी फ्रिंज होगी 480 नैनोमीटर वाली जो 600 नैनोमीटर वाली फ्रिंज के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, वो ही आपको बताना है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला लगता है n1 लैम्डा 1 विल बी इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। ये कोई मतलब ये तो ट्रिक है एक्चुअल में, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वो y का फॉर्मूला नहीं आता n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वो दोनों के बस मैंने बराबर करे हैं, वहां से आता है ये। तो n1 पहले वाली की वेवलेंथ 480 और n2 दूसरे वाले की वेवलेंथ 600। तो यहां से रेशियो ही आएगा हमेशा, तो n1 बाय n2 का रेशियो आ रहा है 600 बाय 480। इसको अगर मैं कट करता हूं 12 से, तो 12 5 जा एंड 12 4 जा, तो रेशियो 5:4 जा रहा है। अब ध्यान से देखना, आंसर में 5 भी है 4 भी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 नैनोमीटर पूछ रहे हैं, तो 480 नैनोमीटर वाली फ्रिंज जो है वो तो n1 है ना, तो n1 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए आंसर 5 हो जाएगा। अगर 600 नैनोमीटर की पूछते तो मेरे लिए आंसर 4 हो जाता। अच्छे से इसको जरा ध्यान से देखो और समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके चले, चलो भाई साहब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये भी इसी साल में आया हुआ क्वेश्चन, वाह वाह क्या बात है। क्या बोला गया, द विड्थ ऑफ द टू स्लिट ऑफ वाईडीएस, है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो उसमें जो स्लिट होता है ना, ये स्लिट जो होते हैं ये तो ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2 जो है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक स्लिट पतला है, छोटा है मतलब, और एक स्लिट जो है वो डबल साइज का है। एक मतलब एक की जो विड्थ है वो दूसरे की आधी है, ये बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बता दो। अब यार ये क्या बात हुई, कोई वैल्यू तो देते कम से कम। आई मैक्स बाय आई मिनिमम के लिए पीछे तो I1 और I2 का रेशियो दिया था, यहां तो कुछ दिया ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो स्लिट की विड्थ का रेशियो हमें मान लो कि दे रखा है 1:2, है ना, एक दूसरे का आधा है। याद रखना स्लिट की जो विड्थ होती है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कह रहा हूं, स्लिट की जो विड्थ होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि विड्थ जो है वो एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आए तो स्लिट विद इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे जितना बड़ा स्लिट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गुजर पाएगी, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे I1 बाय I2 का रेशियो मिल गया। अब आओ सवाल करते हैं, कहानी खत्म अब कुछ नहीं रखा। तो I मैक्स बाय I मिनिमम का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगेन वही अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो I1 की जगह पर 1 और I2 की जगह पर 2, तो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर नीचे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 रूट 2, हाँ ये तो तुरतु हो गया। ऐसे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर आ रहा है ये 3 प्लस 2 रूट 2 और नीचे आ रहा है 3 माइनस 2 रूट 2, और ये बात तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी से ही मैच कर गई। आह क्या बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, बस 5 क्वेश्चन और बचे, अच्छे से इसको जरा बढ़िया से बातों को दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला गया भाई असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आपने परफॉर्म करा इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो क्या फ्रिंजेस पास पास आ जाती हैं। समझो, अभी जस्ट पढ़ाया कि जब एयर था तो हमारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, और जब मीडियम आया तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू स्मॉल डी है, या फिर बोले तो एयर में जो भी फ्रिंज विड्थ आ रही थी उसका म्यू टाइम्स कम हो गया। मतलब ये बात तो सही है कि हमारी मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ आती है वो एयर की फ्रिंज विड्थ का म्यू टाइम्स कम हो जाती है, मतलब फ्रिंजेस पतली पतली हो जाएंगी, और पतली पतली हो जाएंगी मतलब पास पास आ जाएंगी। तो ये भी तो यही कह रहे हैं कि वो पास पास आ जाएंगी, तो असर्शन बिल्कुल सही है। और अब जरा समझो कि यहां पर ऐसा हुआ क्योंकि ये म्यू से डिवाइड हुआ, क्योंकि हमारी मीडियम में वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाती है, और वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम इसलिए होती है क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है। तो एक्चुअल में ये जो भी कहानी हो रही है वो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से ही हो रही है। तो रीजन में ये तो बात लिखी हुई है, द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन डेंसर मीडियम, और फ्रीक्वेंसी जब हमारी कांस्टेंट रहती है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, और ऊपर वाली बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो आंसर इसका सी होगा। कुछ बच्चे बी मार्क कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो सॉल्यूशन भी इन्होंने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बना के दे रखी है। आओ नेक्स्ट, ब्रूस्टर एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, समझाता हूं क्या है। बोलते हैं कि अगर हमारी एक अनपोलराइज लाइट का मतलब वो लाइट जो सब तरफ है ना फैल रही है, और पोलराइज लाइट का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब जो किसी एक प्लेन में है, मतलब जैसे कि एक होती है अनपोलराइज लाइट जो सब तरफ ऐसे करके जा रही है ना, हर तरफ निकल रही है, और एक होती है पोलराइज लाइट जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो बोला जाता है कि अगर कोई हमारी ऐसे अनपोलराइज लाइट आती है और ये यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है, ये मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है, तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट करके वो कुछ ऐसे गई है ना, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन अंदर बैंड भी हुई होगी, मतलब दोनों कहानी हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हुए। तो फिलहाल जिस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर वो लाइट आई, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा फिलहाल। तो ये देखा जाता है कि जब अगर ऐसा हुआ कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये पूरी की पूरी पोलराइज्ड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे अनपोलराइज्ड लाइट आई थी
तो अनपोलराइज्ड लाइट पूरी की पूरी पोलराइज्ड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे पूरी की पूरी पोलराइज्ड हो जाती है अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल यहां से मुद्दे की बात यह निकल करके आता है कि ऐसा तभी हो पाता है जब हमारा tan थीटा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, tan आई, वो म्यू के बराबर हो जाए, मतलब इस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, ऐसा तभी हो पाता है। और इस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, है ना, BREWESTER, है ना, ब्रीवेस्टर नहीं होता, एक्चुअल में ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। फिलहाल ये है कहानी। एक सेकेंड, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन कोई और सा पढ़ लिया था क्या? अबे यार, एक सेकेंड, हाँ इस क्वेश्चन का यार सॉल्यूशन मैंने उधर लिख दिया, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तुम लोग भी सोच रहे हो ये क्वेश्चन कुछ और है, हम मास्टर कुछ और करा रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। इसकी कहानी मैं बता रहा था कि ये रे ऐसे करके आई और ऐसे गई, है ना, कुछ ऐसे नीचे चली गई। इसकी कहानी बता रहा था मैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। तो फिलहाल मैंने क्या बताया कि ब्रूस्टर एंगल जो होता है tan आई, वो म्यू के बराबर होता है, और आई मुझे 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से ये tan 60 हो जाएगा, और tan 60 होता है √3, तो म्यू जो है वो √3 के बराबर आएगा। ठीक है, म्यू जो है वो √3 के बराबर आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दो। देखो भाई, ऊपर ईयर है तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और नीचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाल लिया √3। तो स्नेल्स लॉ लगा दे, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ऊपर वाले का एंगल, मतलब sin 60, और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू नीचे वाले का एंगल, मतलब sin r। sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू √3 sin r। √3 से √3 कटा, तो यहां से देखो sin r आ रहा है 1/2, मतलब r आ रहा है 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यार ये एक्चुअल में मैंने ये पीपीटी अभी तो जस्ट बनाई है ना, मतलब अभी कंप्लीट हुई है, और अभी मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था, मुझे लगा तो लास्ट में था और वो आ गया, तो मैंने उसको वहीं करा दिया। ऐसा मत सोचना कि मास्टर रट के आया है। ठीक है, पर तुम समझो कि मैं इस टाइम पैसिव मोड में पढ़ा रहा हूँ। मैं बस पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, फिलहाल आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे तब भी अच्छे से। तो ये हो गया। अब उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैंने तुम्हें दे दिया। ये क्वेश्चन कुछ और है यार, ये तो हमारा डिफ्रैक्शन को पर है शायद क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक माइक्रोवेव है, एक माइक्रोवेव है जिसकी हमें वेवलेंथ दे रखी है और स्लिट विड्थ दे रखी है। देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक बड़ा सा अकेला स्लिट होता है और ये स्क्रीन होती है। तो यहां अगर सोर्स से लाइट की रेज ऐसे निकली है ना, और फिर वो अगर यहां से निकल के वो बेंट होती हैं, स्कैटर होती हैं, तो वो अगर ओवरलैप करके पहुंचती हैं तो यहाँ पर सेंटर पे एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जिसकी जो विड्थ होती है वो नॉर्मल फ्रिंज विड्थ जो हम पढ़ते हैं YDSC में उसकी डबल होती है। तो देखो फिलहाल फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, लेकिन एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा बाय कैपिटल D, या फिर बोले तो लैम्डा बाय स्मॉल d। तो एंगुलर विड्थ आ रही है, या फिर सिंपल बोले तो एंगल आ रहा है, लैम्डा कितना है 2 सेंटीमीटर, और स्लिट की विड्थ कितनी है, वो हमारी है 4 सेंटीमीटर। और बोलोगे सर स्मॉल डी तो दो स्लिट के बीच का गैप था, तो भाई डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होता है तो उसको हम स्मॉल डी ही मानते हैं। वैसे तो ए लिखा जाता है, लेकिन मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ, आसान रहता है। तो फिलहाल थीटा 1/2 आ रहा है। और देखो जब एंगल काफी छोटे होते हैं ना बच्चों, तो थीटा को साइन थीटा तो हम लिख ही सकते हैं, इतनी तो मैथ जानते होगे। जब एंगल छोटा होता है तो थीटा को साइन थीटा लिख देता है। तो साइन थीटा 1/2 आने का मतलब क्या हो गया कि थीटा आया 30 डिग्री। अब ये देख के एकदम खुशी खुशी में 30 डिग्री मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैंने बताया ना कि एंगुलर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो नॉर्मल फ्रिंजेस के डबल साइज की होती है।
नॉर्मल अगर फ्रिंज होती है तो एंगल आता है 30 डिग्री, वो डबल साइज की होती है तो उसका एंगल आएगा 30 का डबल, दैट इज 60 डिग्री। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओ भाई साहब, 3 3 पेज में सॉल्यूशन हुआ है इसका, पूरी लंबी चौड़ी इन्होंने कथा लिख रखी है। फिलहाल मैंने आपको आसान भाषा में बात बता दी है। बस 2 क्वेश्चन और, इसको और देखते हैं अच्छे तरीके से। क्या बोला जा रहा है भाई, ध्यान से देखो। एक हमारी अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है, वो पास करती है एक पोलराइड ए से, वो पास करती है एक पोलराइड, ये पोलराइड है ए से। याद रखना, जब भी कोई भी आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट किसी भी पोलराइड से पास करती है तो इसकी इंटेंसिटी पहली बार में आधी हो जाती है, आई नॉट बाय 2 हो जाती है। फिर उसके बाद बोला गया है कि अब जो हमारा दूसरा पोलराइड है बी वाला, वो पहले वाले से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, कितना रोटेट हो गया दूसरा वाला, 45 डिग्री। तो अब अगली बार, अब इससे जो लाइट की रे निकल कर आएगी वो हमेशा याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। तो अब जो लाइट निकल कर आ रही है वो कितने टाइम्स है, कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, मतलब आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, अरे कॉस 45 1/√2 होता है ना। तो आई नॉट बाय 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आई नॉट बाय 4 आ रहा है, तो ऑप्शन सी से मैच कर जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और 1 बजने में बचा है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। देख लो टाइम यहाँ पर दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या बोला गया कि भाई हमारा YDAC वाला सेटअप है और 2 लाइट जो हमारी आपस में इंटरफेयर करी, उनका पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा बाय 4 है। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 7 लैम्डा बाय 4 दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि उन वो जब दोनों आपस में इंटरफेयर करी होंगी तो इंटेंसिटी का रेशो विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो। देखो एक फॉर्मूला आता है, अगर 2 लाइट के रेज सेम इंटेंसिटी के इंटरफेयर करती हैं तो इनकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। वो यहां पर इस क्वेश्चन में लगेगा, और यहां पर ये जो 4I0 है यही मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल वो तो बात की बात है, पहले तो फाई निकालो। तो ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस जो होगा वो 2π/λ, और डेल्टा एक्स की जगह पर आ जाएगा 7 λ/4, लैम्डा से लैम्डा गया, तो ये आ रहा है 7π/2। तो ये फेज डिफरेंस आ गया। अब देखो, तो I इज इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 का मतलब अगेन ये 7π/4 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मुझे I/I मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए था, तो ये वो कॉस स्क्वायर। अब देखो 7π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7π/4 का मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2π - π/4। बात तो सेम ही है। ये बन गया 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। मतलब 7π/4 को कॉस 360 माइनस थीटा लिखा तो कॉस थीटा ये आएगा, कॉस थीटा आने का मतलब कॉस π/4 ही आएगा। तो ये कॉस स्क्वायर π/4 बन गया बच्चों। अगेन π/4 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री कॉस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो यहां पर जो हमारा ये रेशो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की कहानी मेरे प्यारे बच्चों, वेव ऑप्टिक्स की, आपके अब्दुल सर की जबानी। आई होप आप सभी बच्चों ने बड़े शानदार तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन करे होंगे, और एग्जैक्ट पूरे 1.5 घंटे के अंदर हमने ये सारी बातें बढ़िया से कवर कर ली हैं, है ना। और मतलब मुझे लगता है मेरे एंड से, है ना, मेरी साइड से तो ये सेशन काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहा है ना। ओवर बातें करी है मैंने, क्योंकि रिकॉर्डेड था, तुम लोगों से बात लाइव सेशन में करने में मजा आता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया है, तो आई होप शायद तुम लोग बोर वोर नहीं हुए होंगे और चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। एंड ज़रूर यार आप लोगों के जेन्युइन फीडबैक का मैं वेट करूँगा, और
तुम्हारा स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमको लगता है कि तुम खुद से कर लेते, वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं तुम लोगों के नाम पढ़ूँ और मुझे पता चले कि कौन किस लेवल पर अभी है। ठीक है, और फिर अगर तुम लोगों को आज का ये सेशन पसंद आता है तो अगेन दूसरे सेशन में इस टाइप से हम दोबारा से ज़रूर मुलाकात करेंगे किसी और चैप्टर के ऐसी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ये बंदा आपके साथ हर तरीके से खड़ा है, तो हिम्मत तुमको नहीं हारनी है, हौसला अपना बुलंद रखना है। ओके, तो टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।